बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज जो हमने आर्टिकल डिस्कस करना है उसका नाम है इंटरफेरेंस। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल डिस्कस किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके लास्ट में हमने उसके 3 केसेस डिस्क्राइब किए थे और उसमें फर्स्ट केस था कि जब किसी एक मीडियम में 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं और आपस में मिक्स होते हैं, तो इस तरह से एक खास किस्म का फिनोमेनन जनरेट होता है जिसको इंटरफेरेंस का नाम दिया जाता है। तो आज हमने इसी आर्टिकल को डिस्क्राइब करना है। तो इसकी बेसिक कंडीशन जो है वो हम यहां पे लिख लेते हैं कि जब किसी एक मीडियम में 2 वेव्स एक दूसरे से मिक्स होती हैं, किस तरह से मिक्स होनी चाहिए कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। तो इस तरीके से जब 2 वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती हैं तो हम कहते हैं कि फिनोमेनन इंटरफेरेंस का होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनेगी। कहता है कि when 2 waves of same frequency traveling in the same direction superpose each other then at some points they reinforce each other's effect and at some points they cancels each other's effect. The phenomenon is called interference. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं, तो किसी जगह पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, रेनफोर्स करना मीन एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देना, और एट सम पॉइंट्स वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो इस तरह का जो फिनोमेनन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में ही हमें ये जो 2 वर्ड्स मिल रहे हैं इससे हमें पता चलता है कि इंटरफेरेंस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहां पे अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। जी, जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाएंगी तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास एक ऑडियो जनरेटर है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करेगा,
उसको हम सप्लाई कर देते हैं पावर एम्पलीफायर में, जो कि ऑडियो जनरेटर से हासिल होने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद उसका सिग्नल ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द टू सोर्सेज ऑफ साउंड, जिसको हमने यहां S1 और S2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जिसमें अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं। यहां पे प्रोसेस को हम समझने के लिए कंप्रेशन को क्रस्ट की तरह और रेयरफैक्शन को ट्रफ की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको हम यहां लिख लेते हैं कि ब्लू लाइन जो हमें नजर आ रही है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग क्रस्ट, और जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रफ। बेसिकली दोनों सोर्सेज ऑफ साउंड S1 और S2 कंप्रेशनल वेव्स ही जनरेट कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसको क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहां पे याद रखनी है कि जो साउंड हम जनरेट कर रहे हैं वो हार्मोनिक साउंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसमें अब हम वेवलेंथ्स जो के सोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले देखें, ब्लू वाली लाइन को हमने नाम दिया है दिस इज क्रस्ट, जहां पे एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो इसको मैं नाम दे देता हूं लैम्डा। फिर क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो एन अदर वेवलेंथ बन जाती है, तो ये बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड देन 6 लैम्डा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान की बात करें तो वो ट्रफ है, और वेवलेंथ की फॉर्म में हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो फर्स्ट रेड सर्कल आपको कर्व आपको नजर आ रही है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा बाय 2। सेकेंड वाली जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाय 2। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान में 1.5 होता है और 1.5 को 3/2 लिखा जाता है। इसी तरीके से 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आएगा और 2.5 को हम लिखते हैं 5 लैम्डा बाय 2। इसी तरीके से यह आ जाएगा 7 लैम्डा बाय 2, फिर आ जाएगा 9 लैम्डा बाय 2 एंड देन 11 लैम्डा बाय 2। बिल्कुल इसी तरीके से सोर्स S2 से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को भी हम नाम दे लेते हैं, जिसमें ये फर्स्ट ब्लू लाइन क्या बन जाएगी लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड देन 6 लैम्डा। और इसके दरमियान जो ट्रफ की वैल्यूज आ रही हैं उसमें से सबसे पहली वाली क्या बन जाएगी लैम्डा बाय 2, या जिसको हम 1 लैम्डा बाय 2 भी कह सकते हैं। 1 के बाद क्या आ रहा है 3 लैम्डा बाय 2, 3 के बाद 5 लैम्डा बाय 2, देन 7 लैम्डा बाय 2, फिर आ जाएगा 9 लैम्डा बाय 2 एंड 11 लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यहां पे यूज किया हुआ है, इनको हम लिख लेते हैं। तो इसके लिए वो कहता है कि 2 सोर्सेज ऑफ साउंड S1 एंड S2, ठीक है, विच आर प्रोड्यूसिंग हार्मोनिक साउंड ऑफ सेम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक ऑडियो जनरेटर है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हमारे पास है पावर एम्पलीफायर जो कि ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और फिर हमारे पास है जी एक अदद माइक्रोफोन और है साथ कैथोड
रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट दो कंपोनेंट्स हमने लिखे हैं ये इसके रिजल्ट्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि हम अभी आर्टिकल में आगे जाके इनको देखते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने करना यह है कि जो हमने पहले डिस्क्रिप्शन दी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। और उसकी डेरिवेशन के लिए हम जहां पे S1 और S2 से प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही हैं, इस रीजन में हमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर फॉल करे तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रस्ट ट्रफ पे या ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है तो इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और हमारी इस सिचुएशन के मुताबिक क्रस्ट को हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि ट्रफ को हमने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स जहां पे ब्लू लाइन को क्रॉस कर रही है या फिर रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, डिफरेंट पॉइंट्स जहां भी आपको ये नजर आ रहे हैं, इस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वो जगह जहां पे ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है या फिर रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस कर रही है, उन जगहों पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यह बात अब हमने मैथमेटिकली प्रूव करनी है बाय कैलकुलेटिंग द पाथ डिफरेंस। ठीक है, हम यहां पे क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। सपोज इसको मैं नाम दे लेता हूं P1 पॉइंट, इसको नाम दे लेते हैं P2 पॉइंट, इसको नाम देते हैं P3, दिस पॉइंट सपोज दिस इज P4 और इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं P5 का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने करना यह है कि इन पॉइंट्स पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्या है कि S2 की कौन सी वेव और S1 की कौन सी वेव के इंटरसेक्शन की वजह से या इनके सुपरपोजिशन की वजह से यह पॉइंट जनरेट होता है। ठीक है, तो दोनों वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, पाथ डिफरेंस का नाम देते हैं। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसे डिस्क्राइब करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें हम पहले कंसीडर करेंगे कंसीडर पॉइंट्स P2 एंड P4, ये दो पॉइंट्स हम यहां पे स्टडी करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम पहले कंसीडर करते हैं फॉर पॉइंट P2 पॉइंट के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस। अब पाथ डिफरेंस किस तरह से हम फाइंड करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। यहां पे स्टूडेंट्स S2 सोर्स जो है वो फाइनल सोर्स की तरह, जबकि S1 सोर्स इनिशियल सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने P2 पॉइंट के लिए देखना है कि P2 पॉइंट सोर्स S2 की कौन सी वेवलेंथ बना रही है, दैट इज 11 लैम्डा बाय 2। और इसी तरीके से P2 पॉइंट को सोर्स S1 की कौन सी वैल्यू बना रही है, दैट इज 7 लैम्डा बाय 2। तो ये जो दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, आपने S2 के पॉइंट में से S1 के पॉइंट की वैल्यू को माइनस कर देना है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पे, दैट इज S2P2 माइनस S1P2। ठीक है, अब देखें आगे, ये बन जाएगा पाथ डिफरेंस डेल्टा एस विच इज इक्वल टू, हम वैल्यूज डिस्क्राइब करके आए हैं, P1 पॉइंट जो कि सोर्स S2 से बन रहा है दैट इज 11 लैम्डा बाय 2, और उसमें से हम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, कौन सी कि S1 से P2 पॉइंट किस वैल्यू से बन रहा है, दैट इज 7 लैम्डा बाय 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा,
ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 लैम्डा के। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने P4 पॉइंट को कंसीडर करना है, तो लिखते हैं यहां पे फॉर पॉइंट P4। P4 पॉइंट के लिए वंस अगेन पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज डेल्टा एस विच इज इक्वल टू S2 P4 माइनस S1 P4। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जरा दोबारा डायग्राम में देखें, यहां पे दिस इज द पॉइंट P4। ठीक है, सोर्स 2 की कौन सी वेवलेंथ P4 पॉइंट बना रही है? सो दिस इज 3 लैम्डा, और P4 पॉइंट सोर्स S1 की कौन सी वेवलेंथ बना रही है? सो दिस इज 6 लैम्डा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमने यहां पे अब प्लेस करनी है। आइए देखते हैं, तो S2 P4 में वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा, जबकि S1 P4 में वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा। दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू -3 लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा इन जनरल पाथ डिफरेंस की वैल्यू जब भी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इंटरफेरेंस हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन सो। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनेगी, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने अभी फाइंड की है उसके मुताबिक कहता है कि whenever the path difference between two waves is an integral multiple of wavelength, the displacement of the two waves are added up. This is called constructive interference। ठीक है, और मैथमेटिकली हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन सो। अब स्टूडेंट्स हमने बात करनी है वो पॉइंट्स जो कि रह गए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने बात करनी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो उसके लिए रिमेनिंग पॉइंट्स देखिए, जिसमें पॉइंट P1 है, P3 है और P5 है, जहां पे ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, यानी कि क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है। तो इसके लिए देखें, डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं, कंसीडर पॉइंट्स P1, P3, P5, ठीक है। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे पहले पाथ डिफरेंस के लिए फॉर द पॉइंट P1। तो इसको हम लिखते हैं फॉर पॉइंट P1। पाथ डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? डेल्टा एस विच इज इक्वल टू सोर्स 2 की वजह से P1 पॉइंट माइनस सोर्स S1 की वजह से P1 पॉइंट। अब स्टूडेंट्स जरा डायग्राम में हम दोबारा देखते हैं कि S2 की वजह से P1 पॉइंट किस वेवलेंथ से बनता है और S1 की वजह से किस वेवलेंथ से P1 पॉइंट बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द पॉइंट P1। पहले हमने सोर्स S2 के लिहाज से देखना है, तो ये वेवलेंथ बन रही है 6 लैम्डा। अब हमने S1 के लिहाज से देखना है, तो ये वेवलेंथ बन जाएगी 11 लैम्डा बाय 2, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि फाइनल पॉइंट S2 के लिहाज से उसमें से इनिशियल पॉइंट S1 की वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये यहां पे बन जाएगा, दिस इज 6 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा बाय 2। दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा बाय 2, या इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट P3 को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे फॉर पॉइंट P3 पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एस विच इज इक्वल टू सोर्स 2 की वजह से P3 पॉइंट किस वेवलेंथ से बनता है, माइनस सोर्स S1 की वजह से P3 पॉइंट कौन सी वेवलेंथ से बनता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये P3 पॉइंट हम डायग्राम से देखते हैं। सो दिस इज द पॉइंट P3 जो कि सोर्स S2 की वेवलेंथ 5 लैम्डा से बन रहा है, जबकि P3 पॉइंट सोर्स S1 की वेवलेंथ 9 लैम्डा 2 से बन रहा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको, दैट इज 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर इसका बन जाएगा लैम्डा बाय 2, जिसको हम वंस अगेन 1 लैम्डा बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं फॉर द पॉइंट P5। फॉर पॉइंट P5 इसके लिए पावर डिफरेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा एस सोर्स 2 की वजह से P5 पॉइंट की वेवलेंथ माइनस सोर्स S1 P5 पॉइंट वेवलेंथ, ठीक है। अब हम दोबारा से डायग्राम में देखते हैं। सो दिस इज द पॉइंट P5 जो कि सोर्स S2 की वेवलेंथ 9 लैम्डा बाय 2 से बन रहा है, और P5 पॉइंट सोर्स S1 की 4 लैम्डा वेवलेंथ से बन रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहां पे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 9 लैम्डा बाय 2 माइनस 4 लैम्डा, ठीक है। अब यहां से पावर डिफरेंस की वैल्यू वंस अगेन किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब इन तमाम केसेस के अंदर हमारे पास रिजल्ट लैम्डा बाय 2 आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला इसका डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू को लिखा जा सकता है डेल्टा एस विच इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, वेयर n की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन सो। हमने यहां पे जो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं उसके मुताबिक रिजल्ट्स कुछ इसी तरीके से बन रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां पे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो कभी लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल 1 बन रहा होगा, कभी वो 3 बन रहा होगा, कभी वो 5 बन रहा होगा, या 7 या 9। यानी जनरली हम कह सकते हैं
कि इट इज ऑलवेज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें तमाम केसेस के अंदर ये वैल्यू 1 लैम्डा बाय 2 आ गई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स आपने कंसीडर करने होते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने किस जगह पे कंसीडर करने हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम वो कंसीडर कर लेते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहे हो, और कुछ पॉइंट्स हम वो कंसीडर कर लेते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स यहां से अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी, कहता है कि whenever path difference between two waves is odd integral multiple of half of wavelength, displacements cancels each other. This is called destructive interference. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहां पे ये फैक्टर, इसमें n की आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर लें, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, इसका आंसर हमेशा ऑड ही रहेगा। तो इस रिलेशन से भी हमें पता चलता है कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल किस चीज को डिस्क्राइब करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्क्राइब करेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो पॉइंट्स थे उसमें से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको मैं यहां पे CI से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, उसमें P2 और P4 वो पॉइंट्स थे जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पॉइंट थे P1, P3 एंड P5, ठीक है। अभी तक जो हमने बात की है वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन थी, ठीक है। अब हम इसको विजुलाइज करते हैं, जिसके लिए हमने दो कंपोनेंट्स लिखे थे, माइक्रोफोन एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी टाइप की वेव फॉर्म को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने करना यह है कि बारी बारी माइक्रोफोन को सिलेक्टेड पॉइंट्स जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उसके ऊपर लेके जाएंगे, और वहां पे CRO की स्क्रीन पे अपीयर होने वाले ग्राफ को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम माइक्रोफोन P2 या P4 पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो वेव फॉर्म आती है वो कुछ इस तरह से आती है, पल्सेस अपने नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा एम्पलीट्यूड शो कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पॉइंट P1, P3 और P5 की, तो जब माइक्रोफोन इन पॉइंट्स के ऊपर रखा जाता है तो CRO की स्क्रीन के ऊपर हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, जिसका मतलब यह होता है कि यहां पे साउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही। साउंड वहां पे क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि वहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं और रिजल्टेंट साउंड जो है वो क्या हो जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।